स्वागत है आपका ज्ञानोदय पॉडकास्ट में। आज हम एक ऐसी किताब के बारे में बात करने वाले हैं जिसने सच कहूं तो सेल्फ हेल्प की दुनिया को हिलाकर रख दिया है। आज का विषय है मार्क मेंसन की किताब द सटल आर्ट ऑफ नॉट गिविंग अ फक। हम इसके सार को समझेंगे, मतलब कैसे सिर्फ जरूरी चीजों की परवाह करके एक बेहतर और शायद ज्यादा सुकून भरी जिंदगी जी जाए। एक सवाल है, क्या आपको भी कभी ऐसा लगता है कि हर वक्त पॉजिटिव रहने का जो दबाव है वो असल में और ज्यादा परेशान कर देता है? हाँ, क्या हो अगर खुशी का पीछा करना ही हमारी नाखुशी की असली वजह हो? ये एक बहुत बहुत जरूरी सवाल है। आज की दुनिया में जहां सोशल मीडिया पर हर कोई अपनी एक परफेक्ट जिंदगी दिखा रहा है, हम सब पर लगातार खुश और सफल दिखने का एक तरह का दबाव बना रहता है। बिल्कुल। तो आज की ये चर्चा हमें सिखाएगी कि अपनी जो सीमित ऊर्जा है और हमारा ध्यान, उसे उन चीजों पर कैसे लगाएं जो सच में मायने रखती हैं। आप सुन रहे हैं ज्ञानोदय पॉडकास्ट, जहां हम गहरी बातें आसान भाषा में करते हैं। तो चलिए इसे थोड़ा और समझते हैं। ज्यादातर जो सेल्फ हेल्प किताबें हैं वो हमें बताती हैं कि पॉजिटिव सोचो, सफलता की कल्पना करो और बस सब ठीक हो जाएगा। लेकिन ये किताब इस सोच को पूरी तरह से नकार देती है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये एक झूठ पर आधारित है। जिंदगी में दर्द, असफलता, निराशा, ये सब आना तो स्वाभाविक है ना। हाँ, वो तो है। तो जब हमें सिखाया जाता है कि हमें हमेशा अच्छा ही महसूस करना चाहिए, तो जब हम बुरा महसूस करते हैं तो हमें लगता है कि शायद हमारे अंदर ही कोई कमी है। ये किताब इसी जबरदस्ती की सकारात्मकता, जिसे फोर्स्ड पॉजिटिविटी कहते हैं, उसी के भ्रम को तोड़ती है। ये कहती है कि नकारात्मक अनुभवों को स्वीकार कर लेना वो असल में एक सकारात्मक अनुभव है। ये बात थोड़ी उलझी हुई लगती है। इसे किसी उदाहरण से समझ सकते हैं? जरूर। सोचिए एक युवा कर्मचारी के बारे में जो अपने सोशल मीडिया पर दोस्तों की प्रमोशन और छुट्टियों की तस्वीरें देखता है। हाँ, ये तो रोज की बात है। तो उसे लगता है कि वो जिंदगी में कहीं पीछे रह गया है। अब वो अपनी छोटी छोटी गलतियों पर भी निराश हो जाता है, क्योंकि उसे लगता है कि उसे तो हमेशा सफल और खुश रहना चाहिए। ये किताब इसी मानसिकता पर सवाल उठाती है। ठीक है, तो चलिए इस किताब के जो मुख्य विचार हैं उन्हें एक एक करके खोलते हैं। पहला और शायद सबसे बड़ा भ्रम वो ये है कि परवाह न करने का मतलब है कि सब कुछ छोड़ छाड़ कर लापरवाह बन जाना। बिल्कुल, और यही सबसे बड़ी गलतफहमी है। जबकि इसका असली मतलब है चुनिंदा परवाह, मतलब सिलेक्टिव कंसर्न। अच्छा। इसका मतलब उदासीन या गैर जिम्मेदार होना बिल्कुल नहीं है, बल्कि ये चुनना है कि क्या चीज आपकी परवाह के लायक है और क्या नहीं। हम सब, देखिए, किसी न किसी चीज की परवाह तो करते ही हैं। हाँ, ये तो है। सवाल ये है, क्या आप उन चीजों की परवाह कर रहे हैं जिन्हें आप बदल ही नहीं सकते, या उन लोगों की राय की जो आपके लिए कोई मायने ही नहीं रखते? जैसे ट्रैफिक में किसी पर चिल्लाने के बजाय ये सोचना कि ये ऊर्जा तो मेरे कंट्रोल में है ही नहीं। एग्जैक्टली। और इस ऊर्जा को मैं अपने परिवार के साथ बिताने के लिए बचा सकता हूँ। क्या कभी किसी ने गौर किया है कि हम दिन भर में कितनी ऊर्जा उन छोटी छोटी बातों पर बर्बाद कर देते हैं जिनका हम पर सच में कोई कंट्रोल ही नहीं है? अच्छा, किताब का दूसरा बड़ा आइडिया थोड़ा चुभने वाला है। वो ये कि आप स्पेशल नहीं है। ये सुनने में थोड़ा बुरा लग सकता है। हाँ, लगता है। लेकिन लेखक कहते हैं कि ये एक आजाद कर देने वाला विचार है। आजाद करने वाला? कैसे? क्योंकि स्पेशल होने का जो दबाव है वो हमें असफलता से डराता है। अगर हम ये मानते हैं कि हम महान बनने के लिए ही पैदा हुए हैं, तो हर छोटी असफलता ये साबित करती है कि हमने अपनी क्षमता को बर्बाद कर दिया। सही बात है। लेकिन जब हम ये स्वीकार करते हैं कि हम ज्यादातर चीजों में औसत है, एवरेज, तो हम उन अवास्तविक उम्मीदों से मुक्त हो जाते हैं। तब हम दिखावे के लिए नहीं, बल्कि खुद के सुधार के लिए काम करते हैं। ये कुछ जेम्स क्लियर की किताब एटॉमिक हैबिट्स जैसा लगता है। बिल्कुल, वो भी यही सिखाती है कि महान परिणाम स्पेशल होने से नहीं, बल्कि लगातार छोटी छोटी सही आदतें बनाने से मिलते हैं। औसत होना आपको प्रक्रिया पर ध्यान देने की आजादी देता है। इसका एक उदाहरण, जैसे एक छात्र जो टॉपर न बन पाने से दुखी है, हाँ, जब वो इस दबाव से बाहर निकलकर सिर्फ सीखने पर ध्यान देता है तो उसका प्रदर्शन अपने आप बेहतर हो जाता है। बिल्कुल। तो मेरा एक सवाल है, क्या सबसे अलग और सबसे बेस्ट बनने का दबाव कभी-कभी हमें कुछ नया आजमाने से रोकता है, क्योंकि हमें फेल होने से डर लगता है? ये तो सोचने वाली बात है। हाँ। अच्छा, अगला विचार है कि खुशी समस्याओं को खत्म करने में नहीं, बल्कि बेहतर समस्याओं को चुनने में है।
इसका क्या मतलब हुआ? इसका सीधा सा मतलब है कि जिंदगी में संघर्ष हमेशा रहेगा। आप इसे खत्म नहीं कर सकते, बस चुन सकते हैं कि आप किस चीज के लिए संघर्ष करना चाहते हैं। चुन सकते हैं। हाँ, एक अच्छी नौकरी चाहिए तो आपको इंटरव्यू की अस्वीकृति और मेहनत का दर्द सहना होगा, वो एक समस्या है। ठीक है। एक अच्छा रिश्ता चाहिए तो आपको असहमति और मुश्किल बातचीत का दर्द सहना होगा, वो भी एक समस्या है। लोग इसलिए असफल नहीं होते कि वे सफलता नहीं चाहते, बल्कि इसलिए कि वे उस सफलता के लिए जो जरूरी दर्द है उससे बचना चाहते हैं। जैसा कि द माउंटेन इज यू में कहा गया है। हाँ, कि असली बाधा बाहरी नहीं बल्कि हमारे अंदर ही होती है, हम दर्द से भागते हैं। और एक बहुत शक्तिशाली विचार है जिम्मेदारी को लेकर। लेखक कहते हैं, गलती शायद आपकी ना हो, लेकिन जिम्मेदारी हमेशा आपकी होती है। ये समझना बहुत बहुत जरूरी है। हो सकता है आपके साथ कुछ गलत हुआ हो जिसके लिए आप दोषी नहीं हैं, लेकिन उस घटना पर प्रतिक्रिया कैसे देनी है ये पूरी तरह से आपकी जिम्मेदारी है। दूसरों को दोष देना आसान है, लेकिन ये आपको वहीं पे रोक देता है। ग्रोथ तभी शुरू होती है जब बहाने खत्म होते हैं। ये विचार द करेज टू बी डिसलाइक्ड की जो मुख्य शिक्षाएं हैं उनसे भी मेल खाता है कि बाहरी उम्मीदों से ज्यादा अपनी जिम्मेदारियों पर ध्यान दो। सही। एक उदाहरण, जैसे किसी को नौकरी से निकाल दिया गया। हाँ, ये बॉस की गलती हो सकती है, लेकिन अब नई नौकरी खोजना या अपनी स्किल्स को बेहतर बनाना वो उस व्यक्ति की अपनी जिम्मेदारी है। ठीक है, समझ आया। और अंत में असफलता और मृत्यु के बारे में किताब का नजरिया भी बहुत अलग है। हाँ, किताब कहती है कि असफलता आगे बढ़ने का रास्ता है। अगर आप असफल नहीं हो रहे तो इसका मतलब है कि आप कुछ भी नया या सार्थक करने की कोशिश ही नहीं कर रहे। मतलब आप अपने कंफर्ट जोन में। बिल्कुल। असली खतरा आराम है जो महत्वाकांक्षा को मार देता है, और मृत्यु का विचार वो हमें डराने के लिए नहीं है, तो फिर बल्कि ये याद दिलाने के लिए है कि हमारे पास सीमित समय है। जब हमें ये एहसास होता है तो हमारी प्राथमिकताएं अपने आप स्पष्ट हो जाती हैं। जैसा हु विल क्राई व्हेन यू डाई में रॉबिन शर्मा पूछते हैं, हम अपनी जिंदगी को सार्थक कैसे बनाएं? मृत्यु का बोध हमें यही करने के लिए प्रेरित करता है। ये सब सुनने में बहुत अच्छा है, लेकिन कोई इसे अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे लागू कर सकता है? इसे 3 आसान स्टेप्स में बांटा जा सकता है। ओके। पहला, आज क्या करें? एक डायरी में बस उन 3 से 5 चीजों को लिखिए जिन्होंने आज आपको परेशान किया। ठीक है। फिर हर एक के आगे खुद से पूछिए, क्या ये मेरे कंट्रोल में है? और दूसरा सवाल, क्या ये 5 साल बाद भी मायने रखेगा? ये अभ्यास आपको दिखाएगा कि आप अपनी ऊर्जा कहाँ बर्बाद कर रहे हैं। ये तो बहुत प्रैक्टिकल है। और दूसरा स्टेप? दूसरा, इस हफ्ते क्या करें? अपनी 3 सबसे जरूरी वैल्यूज यानी मूल्य तय करें, जैसे ईमानदारी, मेहनत या सीखना। इस हफ्ते कोई भी फैसला लेते समय खुद से पूछें कि क्या ये आपके वैल्यूज से मेल खाता है। सोशल मीडिया पर दूसरों को दिखाने के लिए नहीं, बल्कि अपने मूल्यों के आधार पर जिएं। ये कुछ इकिगाई की खोज जैसा है, ये जानना कि आपके लिए क्या सच में जरूरी है। और महीने के लिए? न कि अपनी काबिलियत का प्रमाण। याद रखें, जैसा डू इट टुडे में समझाया गया है, टालम टोल करने से चिंता बढ़ती है, काम करने से नहीं। तो आज की इस पूरी चर्चा से अगर श्रोताओं को 4-5 मुख्य बातें याद रखनी हो तो वे क्या होंगी? सबसे पहली बात, सही चीजों की परवाह करें। मतलब फालतू चीजों से ध्यान हटाकर सिर्फ उन चीजों की परवाह करना जो आपके नियंत्रण में है और आपके लिए जरूरी है। ठीक है। दूसरा, दर्द को स्वीकार करें। खुशी समस्याओं को खत्म करने में नहीं, बल्कि बेहतर समस्याओं को चुनने में है। दर्द जीवन का एक अनिवार्य हिस्सा है। तीसरा पॉइंट, जिम्मेदारी लें। आपके साथ जो होता है उसके लिए आप दोषी नहीं हो सकते, लेकिन आप उस पर कैसे प्रतिक्रिया देते हैं इसकी जिम्मेदारी हमेशा आपकी होती है। और चौथा, औसत होना ठीक है, स्पेशल होने के दबाव से मुक्त हो जाएं। ये आपको वास्तविक सुधार पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करेगा। और पांचवा, असफलता से सीखें। असफलता प्रगति का संकेत है, न कि आपकी कमी का। आराम से ज्यादा खतरनाक कुछ नहीं है। और शायद एक आखिरी? हाँ, एक और, अपने मूल्यों के अनुसार जिएं। आपके लक्ष्य बदल सकते हैं, लेकिन आपके मूल्य वो हमेशा आपका मार्गदर्शन करेंगे। वाकई ये पारंपरिक सेल्फ हेल्प से बहुत अलग लेकिन ज्यादा व्यवहारिक नजरिया है।
आप सुन रहे थे ज्ञानोदय पॉडकास्ट। अगर आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में बताइए कि इस पॉडकास्ट का कौन सा हिस्सा आपको सबसे अच्छा लगा। और हमें ये भी बताइए कि आप किस किताब या किस विषय पर अगला पॉडकास्ट सुनना चाहेंगे। मिलते हैं अगले एपिसोड में।